हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स पाठशाला में। आज मैं क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता लेकर आया हूँ। ये क्लास एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये सच में इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े मजेदार चैप्टर है। और इसको बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। आपकी जो जोश मीटर है उसको बिल्कुल हाई रखो और इसको एक मजेदार तरीके से एक फनी अंदाज में पूरे जो आपके चैप्टर है एक ही वीडियो के अंदर कवर करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये शायद आपका 1 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट के अंदर पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा पहला चैनल है भाई। अगर पसंद आए तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक टोपी लगा लेता हूं, तो शायद आप लोग को टकले में अच्छा नहीं लगता। ठीक, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बाबू। ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता कहां से आया? आपके क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर आए हैं, है ना। ये हड़प्पा सभ्यता, इसका हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? सबसे पहले तुम्हारा मन में यह सवाल आना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं। देखो बाबू, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान में सुनना, क्योंकि आपके जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कहानी के बेस पे लिखा जाता है ना। हिस्ट्री का मतलब होता है बीती हुई बात, और बीती हुई बात को हम लोग कहानी के तौर पर जब पढ़ेंगे तो किताब का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं समझे। तो एक कहानी के तौर पर मैं बता रहा हूं, आप बस एक तरीके से सुनते रहिए और इसको समझते रहिए। जब ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, हड़प्पा सभ्यता बहुत ही बड़ा सभ्यता है। इस सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता है। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था वो? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था वो? 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया था। ये जो तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी, इसमें बहुत सारे स्थल की खोज हुई थी। लेकिन इसमें जो तुम्हारा पहला स्थल है उसका नाम क्या था? वो हड़प्पा। उसका नाम क्या है? हड़प्पा। इसी इस सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। अब तुम एक सोचो, अगर हड़प्पा की खोज सबसे पहले ना हुई होती, कालीबंगा की खोज हुई होती, तो सबसे पहले इसका नाम क्या होता? कालीबंगा होता। क्या तो अगर इसकी स्थल की खोज सबसे पहले कालीबंगा का होता तो इस सभ्यता का नाम क्या पड़ता? कालीबंगम सभ्यता पड़ता। अगर इसकी पहले खोज लोथल में होता इस सभ्यता का नाम क्या पड़ता? लोथल पड़ता। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, ये समझ में आया। क्योंकि सबसे पहला खोज हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब आते हैं तुम्हारा दूसरे नाम, इसको जो है ईंटे, मनके तथा अस्थियां क्यों कहते हैं? ईंटे, मनके तथा अस्थियां क्यों कहते हैं? तो सबसे पहला है कि ये जब सभ्यता खोजा गया था बाबू, इसमें क्या मिले थे? ईंटें मिली थी। क्या मिले थे? ईंटें मिली थी। और ईंट के आधार पर इस सभ्यता को बहुत सारा चीज में लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ईंटें कहते हैं। मनके का मतलब ये नहीं होता है मन, मनके का मतलब होता है माला, मनके का मतलब होता है मोती। इसमें क्या मिला था? बहुत सारे मोती मिली थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ईंटें, मनके भी कहते हैं। दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है अस्थियां। क्या है बाबू? अस्थियां। इसमें क्या मिले थे? कि अस्थियां भी मिली थी, बहुत सारे हड्डियां मिली थी, जिसके आधार पर इतिहासकार इस इतिहास को लिख पाया है, जिसके आधार पर आज हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ था कि यहाँ पे क्या मिली थी? हड्डियां मिली थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ईंटें, मनके तथा अस्थियां। जहां से तुम्हारी ईंटें मिली थी, जहां से माला मिली थी, जहां से मोतियां मिली थी, जहां से हड्डियां मिली थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या है? ईंटें, मनके तथा अस्थियां है। समझ में आ रहा है ना? चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। पहले आप अपना जोश मीटर बताइएगा कि आप कितने मोटिवेट है इस चीज को पढ़ने के लिए। आपका जोश मीटर ये बताता है कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ से अपना कट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, अपना जोश मीटर बिल्कुल हाई रखिए, क्योंकि मैं आज पढ़ाने आया हूं बिल्कुल जोश मीटर, और बिल्कुल मेरा हाई लेवल के तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि मैं एक वीडियो में आपको इतना टॉपिक कवर करा दूंगा कि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा हड़प्पा सभ्यता का परिचय। हड़प्पा सभ्यता के परिचय पढ़ाऊंगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के परिचय, हम चैप्टर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता। देखो, बात ये होती है ना कि जिस चीज के बारे में हमें जानना होता है उस चीज के बारे में सबसे पहले परिचय करना जरूरी होता है। क्या होता है? परिचय जरूरी होता है। अगर हमें उस चीज के परिचय नहीं मालूम होगा, हम उस चीज के बारे में बेहतरीन तरीके से नहीं जान पाएंगे। इंट्रोडक्शन जानेंगे, जब हम इस चैप्टर के बारे में जान लें कि ये शुरुआत कहां से हुआ था, इसकी कैसे हुआ था, इसका परिचय कैसे हो जाएगा। जब हम इस चीज के बारे में जान जाएंगे तो हमें चैप्टर पढ़ने में और मजा आ जाएगा। है समझे? चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या बताऊं इसमें? हड़प्पा सभ्यता की खोज
हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। तीसरा चीज हम शायद यहाँ पे छूट गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम, और हड़प्पा से हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन शायद इसमें लिखा नहीं है एडिटर ने, है ना। तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। कौन सा विस्तार? कि हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक था, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार कितना तक था, कितना किलोमीटर था, है ना जी। एक एक चीज को देखेंगे। अब चौथे में आते हैं हड़प्पा सभ्यता का स्थल, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। टोटल हड़प्पा सभ्यता में कितने स्थल मिले थे, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, आपके एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड में हो फिर किसी भी बोर्ड के हो, एक क्वेश्चन भर भर के आते हैं कि बताओ हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषता है। तो विशेषता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में पढ़ेंगे, विशेषता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की जीवन बाबू, हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे जीवन जीते थे, इसके आर्थिक जीवन कैसा था, है ना जी। आर्थिक जीवन इसका कैसा था, इसकी सामाजिक जीवन कैसा था, कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, इसके राजनीतिक जीवन कैसे थे, इन सब के बारे में हम लोग इसी में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ था, हड़प्पा सभ्यता कैसे पतन हो गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सारा चीज इसमें मैं कवर करके लेकर आया हूँ आज। आज एक वन शॉट है, लेकिन आपका पूरा वीडियो कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आज इतना भरोसा रखिए। हड़प्पा सभ्यता का पतन बाबू भाई, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। कई लोग मानते थे कि आर्यों से हुआ था, कई लोग मानते थे कि सुनामी से हुआ था, कई लोग ये मानते थे कि मलेरिया आ गया था। इस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सारे कवर, इन सारे जितना भी सारे तुम्हारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, इन सारे चीज मैं सिर्फ एक वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल बने रहिए। और लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, हम तो इतिहास पढ़ रहे हैं ना बाबू, इतिहास कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि 10 क्लास के बाद जो है फिर वो ये करते हैं कि 7 क्लास, 8 क्लास, 6 क्लास में वो इतिहास नहीं पढ़ते हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, तो उसे इतिहास के इतिहास मालूम नहीं होते हैं, यानी वो हिस्ट्री की हिस्ट्री नहीं जानते कि इतिहास आया कहां से है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है ना। तो थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में भागते फिरते से ये बोलता है बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। 12 क्लास में मजबूरी में पढ़ना पड़ता है उसमें, है ना। मैं इस चीज को तुम्हें समझ रहा हूँ। अब आते हैं, सबसे पहले हम इस चीज को दो तो बताएंगे, है ना। सबसे पहले ये तुम देख रहे हो दाढ़ी टाइप का, इसका नाम है वो अरफात, ये है ना कि जब इतिहास के बारे में पता चले कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, बीती हुई घटनाओं के बारे में, जो घटना बीत चुका है वो उसके बारे में अगर हमें कोई लिखित प्रमाण में और प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ कोई बात बता रहा है, यानी लिखित प्रमाण में दे रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास के जनक। इतिहास के जनक क्या किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। कैसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। ये जो भाई साहब है इसका नाम क्या है, हेरोडोटस है। इतिहास के जनक किसे माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इस भाई साहब के आने के बाद ही कोई भी चीज इतिहास के बारे में लिखना शुरू हुआ था। क्या हुआ था, लिखना शुरू हुआ था। इसके आने के बाद ही कोई भी चीज प्रचलित रूप में आना शुरू हुआ था। कब तक लिखा था वो, 484 बीसी से 425 ईसा पूर्व, 484 से 425 ईसा पूर्व, लगभग 500 ईसा पूर्व तुम इसे मान सकते हो। हेरोडोटस जो है लगभग 500 ईसा पूर्व के मध्यकाल में ये इतिहास का लिखना शुरू किया था। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि इतिहास का जो जनक है वो किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। क्यों कहते हैं बाबू, तो इसी के बाद इतिहास का क्या हुआ था, लिखना शुरू हुआ था। क्या हुआ था, लिखना शुरू हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है। अब आते हैं इतिहास के स्रोत, किसमें आते हैं वो, इतिहास के स्रोत में आते हैं। जब लिखना शुरू किया था हेरोडोटस ने, तो किस आधार पर लिखा था, उसको कुछ स्रोत तो मिला होगा तभी ना वो लिखा था। तो इतिहास लिखने के 3 स्रोत मिलते हैं। कितने स्रोत मिलते हैं, वो 3 स्रोत मिलते हैं। पहला स्रोत पुरातात्विक स्रोत। पहला स्रोत को क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं जब भी किसी खोज में, किसी भी सभ्यता में जब उसको खोज के कोई भी चीज निकाला जाता है, जैसे उसमें बर्तन मिल गया, जैसे किसी चीज का मूर्ति मिल गया, कोई भी चीज का सिक्का मिल गया, इस आधार पर वो कह सकता है कि यहाँ पे किस चीज का धार्मिक ग्रंथ हो रहा था, यहाँ पे कैसे कैसे लोग किस तरीके से खाना बना के खाते थे, बर्तन के जरिए मालूम करते थे, यहाँ पे किस तरीके का व्यापार होता था, सिक्के के द्वारा मालूम चलता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे पहला स्रोत पुरातात्विक स्रोत माना जा सकता है, भौतिक स्रोत। दूसरे स्रोत ये होता है इतिहास के, एक होता है साहित्यिक स्रोत। किसके स्रोत बाबू, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं जो किताबी रूप में, यानी लिखित रूप में किसी धार्मिक किताब में मिल जाए, उसे क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे ग्रंथ हो गया,
वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, ये सब जब हम लोग पढ़ते हैं तो पुरानी चीज के बारे में मालूम चलता है। कोई भी धार्मिक चीज जब हम पढ़ते हैं तो पुराने चीज के बारे में, वहां के समाज के बारे में मालूम चलता है, तब हम कह सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद क्या होता है, साहित्यिक स्रोत। इनके द्वारा हम इतिहास के बारे में लिखते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्या कहता है तुम्हारे लिए, मौखिक स्रोत भाई, लोक परंपरा स्रोत। यानी मौखिक स्रोत, पुराने जमाने में जब हेरोडोटस नहीं आए थे, उससे पहले जो लोग थे वो लोग कहानी के तौर पे इतिहास को याद रखते थे कि पुराने जमाने में जब महाभारत हुआ था वो 18 दिन तक युद्ध चला था। पुराने जमाने में जो ये सब चीज हुई थी वो इस तरीके से चलते थे, यानी वो अपने जो दादाजी है वो पोते को बताएगा, और वो जो पोते हैं वो अपने बेटे को बताएगा, फिर वो जो अपने बेटे हैं वो फिर अपने बेटे को बताएगा। इस तरीके से कहानी के रूप में जो तुम्हारा इतिहास सुनाया जाता था बाबू, उसे मौखिक स्रोत कहते हैं। इतिहास 3 प्रकार से लिखा जाता है। 3 स्रोत है इतिहास लिखने के, एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है मौखिक स्रोत। क्या होता है बाबू, 3 तरीके से हम लोग इतिहास लिखते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। कौन सा किसी का क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय बताऊंगा। क्या बताऊंगा बाबू, हड़प्पा सभ्यता के परिचय। तो सबसे पहले आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के परिचय हम कैसे बताएंगे। देखो हड़प्पा सभ्यता का परिचय, देखो जब मैं हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में बात करूंगा तो हड़प्पा सभ्यता की परिचय किस तरीके से है ना जी। तो सबसे पहले हम बात करूंगा कि काल निर्धारण क्या होता है। नंबर 1 पे काल निर्धारण, इसके काल कैसे थे, कौन कौन से काल थे। देखो दूसरे नंबर में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के नाम, सिंधु सभ्यता के अन्य नाम। तीसरे नंबर में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता। यानी 3 चीज से हम हड़प्पा सभ्यता के परिचय बता देंगे। 3 चीज से हम क्या बता देंगे, हड़प्पा सभ्यता के परिचय बता देंगे बाबू। बस चलिए बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण। अब आते हैं काल निर्धारण, इसे क्या कहते हैं, समय अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसकी समय अवधि अगर तुम देखोगे तो समय अवधि इसका कितनी थी, समय अवधि बाबू इसका अगर तुम देखोगे 6000 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक, कितना तक। अब आते हैं इसका विभाजन पे, इस पे आते बाबू, इसका विभाजन पे। देखो बाबू इसका विभाजन कैसे हुआ था, इसका विभाजन पे आते हैं। इसका विभाजन 3 प्रकार से हुआ था। सबसे पहले प्रारंभिक समय, क्या नाम था इसका, प्रारंभिक समय। प्रारंभिक समय जो है ये कब से कब तक चला था बाबू, प्रारंभिक सॉरी इसका समय चला था बाबू 6000 बीसी से लेकर 6000 बीसी से 2600 बीसी तक चला था। 2600 बीसी तक चला था। ये कैसी सभ्यता था, जब तुम्हारा प्राचीन था वो यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे कैसा था, कम नागरिक थे। कैसा था वो, कम नागरिकरण थी, समझे। ये जो तुम्हारा प्रारंभिक समय है 6000 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक माना जाता है, और उसमें जो है ग्रामीण सभ्यता थी, यानी शहर नहीं बना था। आज हम लोग जो चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरीकरण सभ्यता है। जब मैं प्रारंभिक की बात कर रहा हूं तो वहां पे कैसा था, ग्रामीण था। वहां पे जो है सबसे पहला स्थल अगर खोजा गया था, उस स्थल का नाम था बाबू कालीबंगा। स्थल का नाम क्या था, कालीबंगा था। क्या नाम था, कालीबंगा था। याद रहेगा है कि नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे है बाबू, दूसरे नंबर पे है परिपक्व समय। परिपक्व समय, परिपक्व समय कब से कब तक चला था सर, परिपक्व समय जब मैच्योर हो गया था। क्या हो गया था बाबू, मैच्योर हो गया था। इसे क्या कहते हैं, परिपक्व समय कहते हैं। इसे तुम विकसित समय भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, विकसित समय भी कह सकते हो बाबू। इसे क्या कह सकते हो, विकसित समय कह सकते हो। विकसित समय कब से कब तक चला था, देखो यहाँ पे 6000 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक ये तुम्हारा प्रारंभिक समय है। यहाँ पे तुम्हारा चलेगा बाबू 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक चला था। कब चला था, ध्यान से सुनना, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक चला था। यहाँ पे क्या हुआ था, शहरीकरण हो गए थे। क्या हुए थे, शहरीकरण हुए थे। यहाँ के जो समाज थे कैसे थे, शहरीकरण थे। यहाँ पे क्या हुआ था, कांसा का प्रयोग हो रहा था। किसका प्रयोग हो रहा था, कांसा का प्रयोग हो रहा था बाबू, है ना। इस समय में कांसा का प्रयोग हो रहा था, और यही समय तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा गया है। तुमको एनसीईआरटी में प्रारंभिक समय नहीं पढ़ाया जाएगा, तुमको सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाएगा। तीसरा समय जो है वो उसे क्या कहते हैं, पतन काल। क्या कहते हैं उसे, पतन काल।
यानी परिवर्ती समय, परिवर्ती समय, परिवर्ती समय कहते हैं इसे। इसका काल कब से कब तक चला था सर? इसका काल जो 1920 से लेकर 1720 तक माना जाता है, लेकिन किसी किसी किताब में 1320 तक है। कितना तक है? 1320 तक में। मैं दो चीज लिख दिया हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वही बता लीजिएगा, ठीक है। इस समय में क्या हुआ था? ये पतन हो गया था, खत्म हो गया था। पतन किसके कारण हुआ था? इस समय में क्या हुआ था? ये पतन हो गया था। यानी यहाँ पे तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता बनना शुरू हुआ था। ग्रामीण लोग बहुत ही ज्यादा मजदूरी करके, मेहनत करके यहाँ पे ग्रामीण से क्या बना था? शहरीकरण पे आए थे। कहाँ पे आए थे? परिपक्व समय में तुम्हारा शहरीकरण पे आए थे। और जैसे परिपक्व समय में आया, हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं, फिर जाके आगे जो है तुम्हारा पतन काल आया था। कौन सा काल आया था? वो पतन काल आया था। पतन काल पे हम लोग पढ़ रहे हैं परिवर्ती समय। ये कब से कब तक चला था? 1920 से लेकर 1720 तक माना जाता है। इसे कई जगह पे 1320 तक माना जाता है। अभी पतन किसके कारण हुआ था? पतन कई लोग मानते हैं बाबू कि पतन किसके कारण हुआ था, लिखना जरूरी नहीं है, जगह ही नहीं है। पतन किसके कारण हुआ था? कई लोग ये मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता में आर्य के लोगों ने हमला कर दिया था। किस लोगों ने? आर्य के लोगों ने हमला कर दिया था। कई लोग ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आया था। क्या आया था? भूकंप आया था। कई लोग ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या आया था बाबू? सुनामी आया था। कई लोग ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मलेरिया फैल गया था। मलेरिया फैल गया था। कई लोग ये मानते हैं हड़प्पा सभ्यता में मलेरिया फैल गया था। बहुत लोगों का मानना था। इस तरीके से आज भी ये मालूम नहीं चला है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें, ये लोग ये सब चीज बता रहे थे कि इन तरीके से हुआ था। आपको समझ में आया हड़प्पा सभ्यता का काल, है ना जी? इस तरीके से इसका काल निर्धारण आते हैं। अब आते हैं दूसरे पे। देखो चीज हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तुम्हारा दूसरे नंबर पे, क्या कहता है बाबू? यहाँ पे जब तुम देखोगे सिंधु सभ्यता के अन्य नाम, बाबू भाई यहाँ पे तुम ऐड कर दो इसको, सिंधु सभ्यता के अन्य नाम, सिंधु सभ्यता के अन्य नाम, है ना। इसमें और एक चीज ऐड कर दो, शायद यहाँ पे छूटा हुआ है, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता। इन सारे चीज के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में डालना भूल गए थे। दो चीज मैंने अभी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सिंधु सभ्यता के अन्य नाम। देखो सिर्फ हड़प्पा सभ्यता, सिर्फ सिंधु सभ्यता नहीं होती है इसके, ठीक। अब सिंधु सभ्यता के अन्य नाम, सबसे पहला नाम क्या होगा? सबसे पहला तो भाई साहब ये तो हड़प्पा है ना जी। सबसे पहले क्या आया? हड़प्पा। दूसरा नाम क्या है? सिंधु सरस्वती की सभ्यता। दूसरा नाम क्या कह सकते हो इसको? सिंधु सरस्वती की सभ्यता। तीसरा नाम तुम ये क्या कह सकते हो? प्रथम नागरिकरण सभ्यता। प्रथम, सॉरी, प्रथम शहरीकरण सभ्यता। तीसरे नंबर पे तुम कह सकते हो कांस युगीन सभ्यता। कौन सा? कांस युगीन सभ्यता। कांस युगीन सभ्यता, है ना जी। इस तरीके से हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया? क्यों? आखिर कारण क्या है? इसका कारण तो नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता है। इसका कारण मैं बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहते हैं। तो भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता में जब इस सभ्यता की खोज हो रही थी, तब इसमें जो है सबसे पहला स्थल कभी खोजा गया है तो हड़प्पा खोजा गया है। पहला स्थल क्या खोजा गया है? हड़प्पा खोजा गया है। कब खोजा गया है? 1921 में खोजा गया है। तो ये पहला स्थल खोजा गया है ना। किसने खोजा है? दयाराम साहनी ने खोजा है। तो पहला स्थल अगर किसी सभ्यता का खोजा गया है, इसी के नाम पे क्या रख दिया? इस सभ्यता का नाम रख दिया। अगर पहला कभी तुम्हारा लोथल खोजा गया होता, क्या खोजा गया होता? वो लोथल, इसका पहला नाम क्या होता? लोथल सभ्यता हो जाता है। तो जिस चीज की सबसे पहली खोज हुई है, जो स्थान की सबसे पहली खोज हुई है, उसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सिंधु सरस्वती की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सरस्वती की सभ्यता। देखो भारत की नक्शा में ऐसा करके एक सिंधु नदी है, ऐसा करके एक सरस्वती नदी है, ऐसा करके एक सरस्वती नदी है।
इसके बीच में ही तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता, इसके बीच में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच में हड़प्पा सभ्यता हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती की सभ्यता कहते हैं। अब आते हैं प्रथम शहरीकृत सभ्यता। बाबू भाई तुम बताओ, आज से 6000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले क्या किसी जगह पे इतनी बड़ी बड़ी इतना बेहतरीन तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सड़कें और योजनाबद्ध तरीके से उसके घर, योजनाबद्ध तरीके से नाले बने हुए थे क्या? कहीं पे नहीं थे। कहां पे थे? हड़प्पा सभ्यता में थे। जब एक शहर की तरह आज के जमाने में जो शहर में जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, आज के जमाने के जो शहर में जो इंजीनियरिंग का यूज होता है, उस जमाने की बात कर रहे हैं हम। उस जमाने में जब तुम्हारा इतनी बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, तो क्या हम इसे प्रथम शहरीकरण नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे क्या थे, कुएं थे, अच्छे अच्छे क्या था, कुआं था। यहाँ पे अच्छे से घर थे, अच्छे क्या थे, सड़क थे बाबू, अच्छे क्या थे, सड़क थे। यहाँ पे अच्छा क्या था, यहाँ पे अच्छे तरीके से नाली का व्यवस्था किया गया था, नाला बनाया गया था। यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या थे, साफ सुथरा की व्यवस्था था। यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या थे, आसमान घर की व्यवस्था थी। तो क्या हम इसे शहरीकरण नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं हो? अब आते हैं कंस युगीन सभ्यता। कौन सा युगीन बाबू? कंस युगीन सभ्यता। देखो टीन तथा तांबा क्या होते हैं बाबू? टीन और तांबा क्या है? टीन प्लस तांबा बराबर होता है कांसा। उस जमाने में टीन तथा तांबा को मिक्स करने के बाद कांसा का प्रयोग ज्यादा होता था। कांसे की बर्तन मिली थी, कांसे की चम्मच मिली थी। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? तो कंस युगीन सभ्यता इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कंस युगीन सभ्यता कहते हैं बाबू। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कांसा का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा था। वो समझ में आ रही बात? अगर मैं तुमसे कभी क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बाबू इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, सीधे एक बार में जवाब देना है कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आते हैं कि सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता। हमको यहाँ पे देखना चाहिए कि हमने कितना चीज कंप्लीट कर लिया। बाबू तुम थके नहीं हो? देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज कंप्लीट कर दी हमने इतना जल्दी, वाह वाह। यहाँ पे फिर दूसरा चीज सिंधु सभ्यता के अन्य नाम, तीसरा चीज सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता में आएंगे। इसको भी बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। वो इतना जल्दी खत्म करें तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कैसे हैं, कौन कौन है? देखो सिंधु सभ्यता बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, बहुत ही बड़ी सभ्यता थी। जब इतनी बड़ी सभ्यता रहता वो, तो वो अकेले क्या व्यापार करेंगे, उसके साथ और भी तो सभ्यता होंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? तो सिंधु सभ्यता के साथ साथ में कौन कौन सी सभ्यता थी? सबसे पहले आते हैं तुम्हारा मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता बाबू? मिस्र की सभ्यता। फिर आते हैं तुम्हारा ईरान की सभ्यता, ईरान की सभ्यता। फिर तुम्हारे आते हैं चाइना की सभ्यता, चाइना की सभ्यता। फिर और एक आता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियों की सभ्यता। याद है ना आप लोगों को? मेसोपोटामियों की सभ्यता। ये चारों सभ्यता उस जमाने में मिला गया था, है ना जी। ये तुम्हारा कौन कौन है? मिस्र की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, चाइना की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये चार सभ्यता जब हड़प्पा सभ्यता विकसित में आए थे, तब उसके साथ साथ ये भी सभ्यता व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता अगर कभी तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ सिंधु सभ्यता किससे व्यापार करते थे, तो सिंधु सभ्यता जो है बाबू व्यापार किससे करते थे? ये तुम्हारा मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते थे। किससे करते थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते थे। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा सिंधु सभ्यता है किस नदी के किनारे है बाबू? सिंधु नदी के किनारे आया था। किस नदी के किनारे आया था? सिंधु नदी के किनारे आया था। अब यहाँ पे देखो ये चीनी सभ्यता किस नदी के किनारे था? हावांग हो नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? हावांग हो नदी के किनारे था। चीनी सभ्यता कहते हैं इसको। अब इसमें आते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें आते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। किस नदी के किनारे था? दाजला और फरात नदी के किनारे था। वर्तमान में अभी ये कहाँ पे है? इराक पे है। कहाँ पे है बाबू?
इराक पे है। अभी अगर तुम देखोगे मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे पे है। मिस्र पे आप लोग बहुत बड़े बड़े पिरामिड देखे होंगे। क्या देखे होंगे? पिरामिड देखे होंगे। अब आते हैं इसकी तुम्हारे सभ्यता में। देखो यहाँ पे मिस्र की सभ्यता में क्या है? पिरामिड हो, क्या है? पिरामिड ऐसे करके देखे थे। बहुत ही रहस्य, बहुत बड़े बड़े पत्थर को ऐसा करके लाया गया है। ये क्या है? मिस्र की सभ्यता है। अब पोटमियों की सभ्यता, ऐसा करके इसमें तुम्हारा ऐसा सभ्यता मिला है। ईरान की सभ्यता, पठारी को काटकर, बड़े बड़े पठार को काटकर ऐसा करके सभ्यता बना गया है। पत्थर के अंदर पे उसकी जो कलाकृति है इसमें दर्शाया गया किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे आते हैं चीन की सभ्यता। ये क्या है? चीन की सभ्यता। ये तुम एक फिल्म में देखे होंगे, शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस के फिल्म में होते हैं, एक गाना होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाबू, हम लोग दो चीज को कंप्लीट कर लिया। हम लोग कितनी चीज को कंप्लीट कर लिए? थोड़ा सा देखो यहाँ पे, मेरा आदत रहता है मैं हमेशा याद दिलाते रहता हूँ। मैं क्या करता हूँ? याद दिलाते रहता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के परिचय कंप्लीट, सिंधु सभ्यता के अन्य नाम कंप्लीट, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कंप्लीट, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार ये तो नहीं पढ़ाए हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज अब पढ़ाएंगे। अब क्या पढ़ाएंगे? हड़प्पा सभ्यता की खोज पढ़ाएंगे। वो कहाँ से पढ़ाएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज? यहाँ पे आओ ना सर, यहाँ पे आएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास, हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास। देखो सर्वप्रथम जो अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था ना, वो कब हुआ था? देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1826 में हुआ था। कब हुआ था? सर्वप्रथम, अगर तुम सर्वप्रथम में देखोगे, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज, सर्वप्रथम इसकी अगर जानकारी किसने दिया है? 1826 में दिया है। सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया है? 1826 में दिया है। इसका नाम क्या था? वो 26 में दिया है। इस भाई साहब का नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था इसका? चार्ल्स मेसन नाम था। सर्वप्रथम जानकारी 1826 में दिया था। हमको तो रहेगी। और किसी सर्वप्रथम किसी ने जानकारी दिया था, वो कब दिया था? 1826 में दिया था। इसका नाम क्या था? चार्ल्स मेसन था। क्या था? चार्ल्स मेसन। थोड़ा सा रिलेटेड करके पढ़ेंगे, लेकिन हम यहां से शुरू कर। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले इसकी जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। लेकिन जानकारी देने के बाद इसकी खोज क्या ऐसी होगी? नहीं हुआ ना। इसकी खोज करने के लिए सबसे पहले आते हैं हम लोग रेलवे का प्रारंभ। किसमें? अब ये बताओगे कि हड़प्पा सभ्यता से रेलवे का क्या रिलेशन है? रेलवे का क्या लेना देना है? देखो जब रेलवे पटरी, जब रेल चलता है, वो ट्रेन जब चलती है तो उसके लिए पटरी बिछाने की जरूरत होती है, समझ रहे हो? तो उसमें जो पटरी बिछाया जा रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक पटरी जा रहा था, उसको बिछाने का काम कर रहे थे, पटरी लगाने का काम कर रहे थे, ठीक है। उस समय में क्या हुआ था? तुम थोड़ा सा याद करो कि पहली बार हमारे यहाँ पे जो है ट्रेन कब चली थी? पहली बार कब चली थी? वो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी। कहां से कहां के बीच में चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कहां से कहां पे बाबू? मुंबई से थाने के बीच में चली थी, समझ रहे हो? ऐसा करके मैं ट्रेन बना लेता हूँ। यहां से यहां तक इसके बीच में चली थी। पहली बार ट्रेन जो चली थी मुंबई से थाने के बीच में चली थी और 1853 में चली थी। तुम एक बात बताओ, जब पहली बार ट्रेन 1853 में चली होगी तो क्या उसके लिए पटरी नहीं बिछाया होगा? पटरी होगा ना। तो पटरी जब बिछाया जाता हो तो उसके लिए क्या करता है? जमीन को खोदा जाता है। जब वहां पे जमीन को खोदा गया तो खोदने के दौरान वहां से क्या मिल गया? बहुत सारे मोहरे मिले। बहुत सारे क्या मिल गए वहां पे? बहुत सारे वहां पे मोहरे मिले, बहुत सारे वहां पे अस्थियां मिल गई, हड्डियां मिलने लगी। तो वहां के जो क्या थे? मजदूर थे, बंटन बंधु क्या थे? वो सब मिलने लगे, हड्डियां मिलने लगी, है ना। वहां पे जो है मोती मिलने लगी, बहुत सारा चीज वहां पे मिलने लगा खुद के, और डर गए। फिर लेकिन एक बात आता है यहाँ पे कि 1856 में, कब? 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के एक इंजीनियर के रूप में पेश किया गया। भारत के रेलवे इंजीनियर के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजा गया। जब भारत के इंजीनियर के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजा गया, ये जो तुम्हारा बंटन बंधु, क्या नाम था इसका? जो ये लोग खोज के लेके आते थे, वो इसका नाम क्या था? थोड़ा सा याद रखोगे, ज्यादा नहीं बोल रहे हम। बंटन बंधु, ये दो भाई थे, है ना। ये लोग क्या कर रहे थे कि जो भी चीज मिल रहा था जमा करके रखते थे, और लाने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम को बोल रहे थे, देखो भाई साहब ये क्या क्या मिल रहा है, थोड़ा सा इसको जांच कर लो, है ना। बार बार कह रहे हैं। उस समय में अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था? 1856 के बाद ये तुम्हारा लॉर्ड कैनिंग ने, किसको?
लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के एक क्या होते हैं, सुप्रीम, लॉर्ड कैनिंग के पास पूरी सरकार थी, क्योंकि उस जमाने में हम लोग ब्रिटिश के कब्जे में थे, तो सारा देखभाल कौन कर रहे थे, लॉर्ड कैनिंग कर रहे थे। लॉर्ड कैनिंग के पास शिकायत दर्ज की कब, 1856 में। कब क्या बाबू, ये जो तुम्हारा अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में लॉर्ड कैनिंग को बताया कि देखो ये सब क्या क्या लेके आ रहा है, ये सब कभी हड्डियां लेके आ रहा है, कभी किसी का मुड्डी लेके आ रहा है, कभी किसी का मोतिया लेके आ जा रहे हैं, मुहरे मिल रहे हैं। इसके पीछे कुछ जांच जांच एजेंसी बैठा दो, ताकि वो अलग काम करते रहे, मेरा अलग काम होते रहे, है ना। एक जांच एजेंसी बना दो ताकि मेरा आराम छूट जाए, चलो घर पे टांगे चला जाते हैं, है ना। तो फिर लॉर्ड कैनिंग क्या बोल रहे हैं कि लॉर्ड कैनिंग कहता है कि रुको थोड़ा सा सब्र करो, अभी जो है जैसे देखो यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, 1856 की कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ, 1856 की कर रहा हूँ। जब तुम इतिहास पढ़ोगे तो 1856 की क्रांति के बारे में पढ़ोगे, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी, सब क्या कर रहे थे, इसी में जंग कर रहे थे। तो इतना भारी जंग के कारण जो लॉर्ड कैनिंग थे इसी में बिजी थे, जंग के कारण क्या था, लॉर्ड कैनिंग उसी में बिजी थे। तो 4-5 साल लग गया उस चीज को दबाने के लिए। फिर जो है ये दबाया, 1861 में ये फिर फुर्सत में आया, और फुर्सत में आने के बाद फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला कि आओ तुम क्या कह रहे थे, तुमने जो 1856 में जो बताए थे उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। उसने फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में एएसआई बनाया, क्या बनाया बाबू, एएसआई बनाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया, ताकि ये भारत की खोज में जो कोई भी चीज मिल रहा है वो चीज यहाँ पे ये जांच करेंगे। ये तुम्हारा सर्वे बनाया, और इसका प्रमुख किसको बनाया, अलेक्जेंडर कनिंघम को बना दिया कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो जाओ तुम इसका प्रमुख बनके तुम्हें कैसे जांच करना है और क्या क्या मिल रहा है इसकी पूरी जानकारी लेके हमको जमा करो। समझ रहे हो मेरी बात। फिर यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया, इसको हिंदी में यह मतलब होता है। जब ये स्थापना किया तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर एएसआई की स्थापना किसने किया, तो लॉर्ड कैनिंग। एएसआई की स्थापना किसने किया था बाबू, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लेकिन अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ एएसआई का अगर कोई जनक है तो जनक किसको माना जाओगे, जनक वही होता है जो इसके बारे में बताता है, जो इसके बारे में सुझाव देता है, वही क्या होते हैं, जनक होते हैं। तो अगर मैं इसके जनक के बारे में बात करूं, यानी एएसआई की अगर मैं जनक की बात करूं, जनक कौन होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। कौन होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जनक हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये जो तुम्हारा स्थापना करने वाला हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। नहीं समझे, समझ गया ना। ये तुम्हारा भारत की खोज है, नहीं सॉरी हड़प्पा सभ्यता की खोज है, इस तरीके से बना था। और भी आगे जाते हैं। अब जब इसको एएसआई का प्रमुख बना दिया गया, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो कनिंघम जो थे भ्रम में आ गए थे। इसको लगा कि ये जो तुम्हारा सभ्यता है बहुत ही छोटी सी सभ्यता है, इसके पीछे क्यों इतना दिमाग लगाए, है ना, ये बहुत छोटी सी सभ्यता है, किसी धार्मिक किताब को पढ़ते हैं, अगर किताब में मिल जाएगा तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए जो है इसको भ्रम हो गया, है ना, ये सभ्यता बहुत ही छोटी समझने लगा है। ये फिर किसमें पढ़ने लगा, ये तुम्हारा यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद इसमें पढ़ने लगा। भाई साहब यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद इसके बाद में आया, ये उसके पहले की सभ्यता है। तो बताओ उसमें कहां से मिलेंगे, सारे किताब को पढ़ डाला, पढ़ते पढ़ते खुद नहीं पढ़ गए, बाद में पढ़ा है ना, समझे। तो इसने अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि बताओ किसने हड़प्पा सभ्यता की महत्व को नहीं समझ पाया, तो इसी का नाम आएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है हड़प्पा सभ्यता की महत्व को नहीं समझ पाया। इसके पास मोहरे थी लेकिन इस मोहर को नहीं समझ पाया, इसके पास बहुत ज्यादा पहचान थी, इसके पास हड़प्पा सभ्यता की मोहरे मिले थी, मोतियां मिले थे, बहुत सारे बर्तन मिले थे, थोड़ा मोड़ा घर भी मिल गए थे, लेकिन फिर भी ये अपने इसको पहचान नहीं पाया था, इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। इसके पास लिपि आ गए थे, ऐसा क्या लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी इस चीज को ये नहीं समझ पाया। तो तुम लिख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के सारी चीज उसके पास मौजूद थे, लेकिन फिर भी उस चीज के महत्व नहीं समझ पाया। वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। बाबू इतना समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं। उन्हें लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं है बल्कि एक छोटी सी सभ्यता है, तो उसने हड़प्पा सभ्यता की मोहरों की समकाक असफल रहे, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण करने में असफल रहे, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण करने में असफल रहे। ये कितना साल पुराना है, ये समझ ही नहीं पाए कि ये कितना साल पुराना है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों को देख के पहचान ही नहीं पाया है वो। हड़प्पा सभ्यता के वैदिक काल में जोड़कर देखा, हड़प्पा सभ्यता किसमें जोड़कर देखा, वैदिक काल में जोड़कर देखा। अभी तुम लोग पढ़ोगे, इसके बाद ही पढ़ोगे वैदिक काल। क्या पढ़ोगे, वैदिक काल, नगर, राजा, और इसके बारे में पढ़ोगे, उसमें वैदिक काल के बारे में लिखा हुआ रहता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद ही ना पढ़ोगे, तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले कौन आया, हड़प्पा आया। जब पहले हड़प्पा है बाद में वैदिक आया है, वैदिक काल में कैसे मिल जाएगा तुमको उसकी सभ्यता के बारे में, उसके आगे जाना पड़ेगा ना। वैदिक काल से जोड़कर देखा,
जबकि वह उससे भी ज्यादा पुराने थे। उन्होंने केवल लिखित प्रमाण पर विश्वास किया। उन्होंने किस पे विश्वास किया? लिखित पे विश्वास किया। उन्होंने खनन नहीं किया, तो वजह से वो क्या कर बैठे? गलती कर बैठे। जब अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो वेद पढ़ते पढ़ते खुद ही जब निपट गए, तब उसके बाद जो है लॉर्ड केनिंग ने एक और सर्वेक्षण बनाया। लॉर्ड केनिंग ने फिर इसको अपना सर्वेक्षण का क्या बना दिया? प्रमुख बना दिया। इसका नाम क्या था? जॉन मार्शल था। क्या नाम था भाई? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, उसने जब नहीं कर पाया तो हम कर पाएंगे। इसमें किसको रखा? इसमें रख दिया एक तो सलमान खान। क्या नाम है इसका? सलमान खान। इसका नाम क्या है? शाहरुख खान। दोनों को रख दिया, बहुत ही फेमस है ना। इसको भेज दिया, दयाराम साहनी को भेजा कि भाई साहब तुम हड़प्पा जाओ। कहां पे जाओ? हड़प्पा जाओ। हड़प्पा गया। इसको कहां पे भेज दिया? दयाराम साहनी को कहां पे भेज दिया? हड़प्पा भेज दिया। मैं फिल्म से रिलेटेड इसलिए करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिल्म की बात आप लोग ज्यादा समझते हैं, ऐसा समझे। अगर मैं इसको सलमान खान बोला तो सलमान खान मत समझ लेना, 1921 की बात कर रहा है तो बहुत लगता है पैदा भी नहीं हुआ, समझे। फिर राखाल दास बनर्जी को कहां पे भेजा? मोहनजोदड़ो पे भेज दिया। कहां पे भेज दिया? मोहनजोदड़ो पे भेज दिया बाबू, मोहनजोदड़ो। दोनों को भेज दिया, दोनों जगह पे, समझे। जब दोनों दोनों जगह पे चला गया तो ये जो तुम्हारा दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी ने हड़प्पा से मोती निकाल के दे दिया, हड़प्पा से मोहरी निकाल के दे दिया, हड़प्पा से बहुत बड़े बड़े बर्तन निकाल के दे दिए। किसको? जॉन मार्शल को। ये कब दिए थे बाबू? ये दिए थे 1921 में। कब दिए थे ये? 1921 में निकाल के दे दिया कि देखो भाई साहब हमने किसकी खोज कर लिया? हड़प्पा सभ्यता की खोज कर ली। किसने? सलमान खान ने। दयाराम साहनी ने 1921 में बहुत सारे चीज जॉन मार्शल को दिए, ये सब निकाल के, और उसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज किसने किया? जॉन मार्शल ने किया, सॉरी दयाराम साहनी ने किया था। तब शाहरुख खान को आ गया गुस्सा कि भाई साहब तुम 1921 में खोज लिया, हम खोजेंगे 1922 में। तुम्हारे जस्ट पीछे पीछे 1922 में मोहनजोदड़ो ने खोज लिया, समझे। 1922 में किसकी खोज की गई? मोहनजोदड़ो की खोज की गई। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। इसने भी मोहनजोदड़ो से क्या निकाल लिया? मोहरे निकाले। सेम सेम बात है, इसने मोहरे निकाले। इसने मोहनजोदड़ो से बहुत बड़ी स्नान घर निकाल लिए। क्या निकाल लिया बाबू? स्नान घर निकाल लिए। इसने मोहनजोदड़ो से बहुत बड़े बड़ी चीज निकाल लिए, है ना, अस्थियां निकाल लिए। फिर इसने 1922 में बताया कि हमने भी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर यानी मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ सबसे बड़ा स्थल और सबसे ज्यादा स्थल किसने घेरा था, तो मोहनजोदड़ो है। कौन है बाबू? मोहनजोदड़ो। याद रहेगा। ये कब क्या था? 1922 में क्या था? इस भाई साहब का नाम क्या है? राखाल दास बनर्जी है, और इस भाई साहब का नाम क्या है? दयाराम साहनी है। ऐसा अब तो खोज हो गया ना, अब टेंशन नहीं लेना है। इतना देर के बाद इसने खोज कर दिया किसकी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो चुका है। तब जाके ये जो भाई साहब को 1921 और 1922 में दे दिया गया, लेकिन ये बात बताया कब? 1924 में लोगों को बताया कि हमने 1924 में लोगों को बताया कि हमने दुनिया की सबसे पुरानी शहरीकृत सभ्यता खोज ली है। अब आते हैं तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार देखो बाबू, यहाँ पे हमने यहाँ का खोज पढ़ ली है। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार में। तो हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार क्या कहता है? यहाँ पे देखो, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार यानी कि भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था। हड़प्पा सभ्यता के अगर भौगोलिक विस्तार देखोगे तो सबसे पहले तुम्हारा क्या था? भारत था। क्या था वो? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसका भौगोलिक विस्तार था। हड़प्पा सभ्यता जो तुम भौगोलिक देखोगे ये कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था बाबू? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था बाबू, है ना जी, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता की अगर तुम वर्गमूल पूछोगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना है बाबू? 600 किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आप इसमें वर्ग लगाना मत भूलिएगा, इतनी लंबी थी ये, इतना ज्यादा फैला हुआ शहर था ये, यहाँ समझ रहे, याद रहेगा ना जी। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार 4 देश में है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अभी वर्तमान के, ठीक है। यहाँ पे पूर्व पे क्या था? आलमगीरपुर था। पूर्व पे क्या था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे है? अभी के उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे बाबू? तुम्हारे बिहार के पड़ोसी उत्तर प्रदेश में क्या है? आलमगीरपुर पूर्व में था। दक्षिण में, उत्तर में क्या था वो? जम्मू कश्मीर है, मांडा जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मांडा। जम्मू कश्मीर तुम्हारा उत्तर में था। यहाँ पे देखोगे पश्चिम में क्या था? वो सुत्तागेडोर था। पश्चिम में क्या है? सुत्तागेडोर। ये कहाँ पे है? अभी वर्तमान के पाकिस्तान पे है। कहाँ पे है? पाकिस्तान पे है, हो गया ना। दक्षिण में क्या था? दैमाबाद। दैमाबाद अभी कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे है।
अगर मैं इसकी चारों दिशा के बारे में बात करूं तो चारों दिशा इस प्रकार से है। कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है क्या? सबसे पहले तुम याद रखो कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। स्थल देखो, हड़प्पा सभ्यता अभी हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान पे है, चनहुदरो सिंधु पाकिस्तान पे है, सुतनगेडोर पाकिस्तान पे है, कटोजी पाकिस्तान में है। ये बलूचिस्तान पे भी है क्योंकि पाकिस्तान से भी ये अलग हो चुका है। ठीक है, सुरकोटरा राजस्थान पे है, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, राखागढ़ी हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है। ये इसके स्थान है जो वर्तमान के अभी कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे है वहीं को बता दिए हैं। इसका नोट्स का टेंशन बिल्कुल मत कीजिएगा, इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नोट्स दे दूंगा, वहीं से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई थी बाबू? 1921 में हुआ था। खोजकर्ता का नाम क्या? दयाराम साहनी था, है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये जो था ये तुम्हारा बहुत ही महानिर्देशक था, बहुत ही महानिर्देशक था। हड़प्पा सभ्यता में मिला क्या था? हड़प्पा सभ्यता अभी वर्तमान में कहाँ पे है? हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान पे है। कहाँ पे है? पाकिस्तान पे है। ये किस नदी के किनारे पे है? रावी नदी के किनारे पे है। किस नदी के किनारे पे है? रावी नदी के किनारे पे है। अगर इसका भौगोलिक उपचार देखोगे तो जलोढ़ मिट्टी है। कैसा मिट्टी है वो? जलोढ़ मिट्टी है। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज मिले थे इस भाई साहब को? मुद्राएं मिली थी। क्या मिली थी? मुद्राएं, सीले मिली थी, मिट्टी के बर्तन मिले थे, मानक पासन भार मिले थे, यानी वजन करने वाले जो बांट होते हैं वो भी कहाँ पे मिले थे? हड़प्पा में मिले थे बाबू। यहाँ पे तांबे कांसे औजार एवं हथियार मिले थे। आभूषण मिले थे। क्या मिले थे? आभूषण मिले थे। यहाँ पे खिलौने की मिट्टी मिले थे। आभूषण के रूप में यहाँ पे तुम्हारा मोतिया मिले थे। आभूषण के रूप में यहाँ पे सोने के आभूषण होते थे, तांबे के होते थे, कांसा के होते थे, समझ रहे हो, काठ के भी होते थे, पत्थर के भी होते थे। ये सब आभूषण के होते थे। खिलौने, मिट्टी के खिलौने मिले थे तुम्हारे हड़प्पा से। अब आते हैं तुम्हारे बाबू मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इस हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। इसमें भी ये सब चीज मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में बहुत ही बड़ा स्नान घर में मिला था। अब आते हैं कालीबंगा। किसमें आते हैं बाबू? कालीबंगा। कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1953 में हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? बी लाल द्वारा। आने के प्रमाण मिले हैं। अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ हड़प्पा सभ्यता की कौन सा स्थान ऐसा है जहां पे हल चलाने के प्रमाण मिले हैं, तो बाबू भाई सीधा बता देना है कि कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा है। चनहुदरो। चनहुदरो की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। यह भी कहां पे है? गोपाल मुजमदार में है, पाकिस्तान पे है। कहां पे है वो? पाकिस्तान पे है। यहाँ के बारे में सिर्फ एक सवाल आता है ऐसे कि बताओ लिपस्टिक की खोज कहां पे हुई थी? लिपस्टिक की खोज कहां पे हुई थी? उस जमाने की जो लड़कियां थी, उस जमाने की जो महिलाएं थी, वेशभूषण करने में, सजने संवरने में, आभूषण पहनने में बहुत ही ज्यादा शौकीन होते थे। वहां के मर्द जो थे वो भी इस चीज के शौकीन होते थे। तो मैं तुमसे यह सवाल करता हूं कि बताओ वहां पे सबसे ज्यादा लिपस्टिक की प्रमाण कहां से मिला है? तो सीधा बात बता देना वो चनहुदरो से मिला है। कहां से मिला है? चनहुदरो से मिला है। वहां पे लिपस्टिक मिले हैं, वक्राकार ईंटें मिले हैं, यानी ऐसा करिए खड़ी ईंटें मिले हैं, वो मन के मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं। इस तरीके से तुम कह सकते हो। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल को खत्म कर दिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल खत्म नहीं हुए। अभी हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। किसमें आते हैं बाबू? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये तुम्हारे जो एग्जाम है वो इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है। तो आइए सबसे पहले बताएंगे हम, है ना, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी? तो अगर मैं देखूं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या क्या थी, वो नगर नियोजन। क्या हो सकता है बाबू? नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता के विशेषता और क्या हो सकते हैं? विशाल स्नानागार। क्या होगा वो? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता और क्या हो सकते हैं? लिपि। क्या होंगे? लिपि। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता और क्या होंगे? मोहरे। क्या होंगे बाबू? मोहरे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता और क्या होंगे? पक्की ईंटें। क्या हो जाएंगे? ईंटें। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता और क्या हो जाएंगे? और कुछ है? इसकी क्या है? विशेषता है। क्या वो विशेषता है? इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके नगर नियोजन कैसे हुआ था। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका विशाल स्नानागार कैसे बना था। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन कैसा था वो।
देखो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन बने थे, देखो जिस भी जगह पे जहां पे भी सभ्यता रहते हो वहां पे दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक होता है अमीर लोग और दूसरे होते हैं गरीब लोग, दूसरे होते हैं गरीब लोग। तो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर बने थे ना, दो प्रकार से बने थे। एक शहर कितने प्रकार से बने हुए थे? दो प्रकार से बने हुए थे। एक ऊपर में थे, ऊपर में जो शहर है उसको क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दुर्ग कहते हैं। और दुर्ग जो है बहुत ही छोटा जगह पे बनाया गया था। दुर्ग जो है बहुत ही छोटा स्थल लिया था, क्योंकि दूर दूर में कौन लोग रहते थे? अमीर लोग रहते थे। कौन रहते थे? अमीर रहते थे। निचला जो शहर था, नीचे में इतना बड़ा शहर, निचला जो शहर था बहुत बड़े शहर थे। निचला शहर, निचला शहर को क्या बोलते हैं? निचला शहर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? निचला शहर बोलते हैं। निचला शहर। इसमें कौन रहेगा? इसमें गरीब लोग रहेंगे। इसमें कौन रहेगा? अरे तुम लोग रहेगा गरीबों, और कौन रहेगा? गरीब तुम लोग है ना। यहाँ पे नीचे में कौन रहेगा? गरीब लोग रहेंगे। ऊपर में कौन रहेंगे? अमीर लोग रहेंगे। जब ऊपर में अमीर लोग रहेंगे तो सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाएगी? की जाएगी ना। जब ऊपर में अमीर लोग रहेंगे वो तो सुरक्षा का व्यवस्था किया गया था, उसके चारों तरफ किले बनाए गए थे ताकि अमीर लोग सुरक्षित रहे। तुम लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं था। तो नीचे में गरीब लोग रहते थे, ऊपर में अमीर लोग रहते थे। अमीर लोग हर जगह पे क्या होते हैं? कम होते थे। जब अमीर लोग कम होंगे तो उसकी जगह भी तो कम होगा। इसीलिए जो तुम्हारा दुर्ग शहर था वो बहुत ही छोटा मिला है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग बहुत ही कम होते हैं, इसलिए वहां पे रखा गया है। आज भी अगर तुम देखोगे हमारे भारत में कितने परसेंट अमीर लोग हैं? सिर्फ 3% लोगों के पास पूरी संपत्ति है पूरे भारत की। 97% गरीब है। उसमें से तुम लोग आते हो, उसमें से तुम लोग आते हो, हाँ, हम भी आते हैं। ऊपर में क्या था? दुर्ग शहर था। निचला को क्या कहते हैं? निचला शहर बोलते हैं। ऊपर में कौन रहता था? वो अमीर लोग रहते थे। ऊपर में सुरक्षा की व्यवस्था था, ऊपर में अच्छी साधन थी, ऊपर में जो रहते। अब आते हैं कि यहाँ पे शहर कैसे बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध था। सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध था। देखो यहाँ पे जो नगर बनाए गए थे ना, बड़े बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे। तुम ये चित्र चलो चलो मैं तुमको एक नगर बना के दिखाता हूँ। क्या बना के दिखाता हूँ मैं तुमको? एक नगर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की डिजाइन कैसे किया गया था, वहां पे सड़क और वहां पे जो नगर थे कैसे बसाए गए थे, आओ मैं तुमको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक मोहनजोदड़ो ले लेता हूँ। कितना बड़ा लेता हूँ भाई? मोहनजोदड़ो ले लेता हूँ। ऐसे करके समझ लो तुम। ये क्या है? एक मोहनजोदड़ो है। क्या है? एक मोहनजोदड़ो है। जब भी तुम्हारा मोहनजोदड़ो है तो बीच में से एक बड़ी सड़क जाएगी। क्या जाएगी? बीच में से एक बड़ी सड़कें जाएंगी। जब बीच में से एक बड़ी सड़कें जाएंगी तो उसके सामने संपूर्ण में ऐसा करके छोटे 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 सड़कें होंगी। संपूर्ण में ऐसा करके छोटे छोटे सड़कें होंगे। वो ऐसा करके क्या होंगे? सड़क होंगे। इसके बीचों बीच में यहाँ पे भी ऐसा करके सड़क होंगे, यहाँ पे भी ऐसा करके सड़क भी होंगे। बाबू क्या होंगे? सड़कें होंगे। तुम समझते जाओ खाली। यहाँ पे भी ऐसा करके सड़कें होंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेंगे? घर रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेंगे? ऐसा करके वो घर रहेंगे। किसी को घर लेना है तो बोलो, यहाँ पे हम बुकिंग करा देते हैं। नहीं समझे? यहाँ पे सबका ऐसा करके घर रहेंगे। वो समझ में आ रही बात? ऐसा करके घर रहते हैं। तो तुम देखो कितना बढ़िया डिजाइन है। सबसे पहले यहाँ पे मेन रोड है। मेन रोड से कोई भी ऐसा करके जाएगा, जाने को इधर जाएगा अपना घर पे चला जाएगा। यहाँ से कोई ऐसा करके जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा अपना घर चला जाएगा। वो देखो कितना बढ़िया डिजाइन किया गया है। एक मेन रोड है, सारी सड़कें समकोण में काटती है, और एक घर के सामने भी क्या होते हैं? सड़क होती है। अरे रे रे, यहाँ पे तो नाले डालना ही भूल गए। फिर हमने भारत वाला काम कर दिया। इंडिया में क्या होता है? वो सबसे पहले सड़क बनता है, फिर बाद में जाकर उसको एहसास होता है कि हमने इसमें नाले डालना ही भूल गया। फिर सड़क को तोड़ते हैं, फिर जाके बाद में उसमें नाले लगाते हैं। एक काम अभी हमने कर दिया। इसके किनारे पे बाबू ऐसा करके क्या होते थे? नाले बनाए जाते थे। इसमें क्या होते थे? नाले होते थे। और नाले के द्वारा पानी ऐसे आता था, आने के बाद ऐसा करके नदी में बाहर चला जाता था। समझ रहे हो? ऐसा करके तुम्हारा क्या बनता था? शहर बना था वो। उसके बाद देखो और क्या कह रहा है। नगर आयताकार था। नगर कैसा था? आयताकार था। यानी ऐसा करके तुम्हारा आयताकार था वो। वर्गाकार आकार के भी होते थे,
सड़कों का जाल सीधे रेखाओं में एक दूसरे को समकोण में काट रहे थे। अभी हमने बताया। और यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे मुख्य सड़कें, यहाँ से सड़क गया तो यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहाँ से सड़कें गया यहाँ पे तुम्हारा घर है। इस तरीके से सड़कें बनी हुई थी। फिर क्या कहते हैं, मुख्य सड़कें चौड़ी तथा सहायक सड़कें अपेक्षाकृत संकरी होती थी। जो तुम्हारा मुख्य सड़कें होती थी वो देखो यहाँ पे चौड़ी होती थी, यहाँ पे जो सड़कें होंगी थोड़ा सा पतले होंगे। अभी हमने तुमको दिखाया। नगर को ऊंचे भाग गाड़ी और नीचे के नगर में विभाजित किया गया था। नगर जो थे ऊपर और नीचे में विभाजित किया गया था, यानी ऊपर वाले नगर को अलग रखा गया था और नीचे वाले नगर को अलग रखा गया था। नालों की उत्तम व्यवस्था थी निकास, जल निकास प्रणाली के लिए। आवास पक्की ईंटों से बनी हुई थी। जलापूर्ति के लिए कुएं तथा स्नान घर जैसी सुविधा थी। बाबू भाई, यहाँ पे जो ईंटें थे पक्की ईंटों से बनाए गए थे। यहाँ पे जो तुम्हारा जलाशय के लिए, स्नान घर के लिए तुम्हारा क्या थे, स्नान घर थे। यहाँ पे पानी पीने के लिए कुएं थे, हर घर में कुएं मिले थे। समझ रहे हो? आज हमारे देश में पीने के लिए पानी नहीं है। मध्य प्रदेश में लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। सरकार से पानी मांगा जा रहा है लेकिन सरकार देता नहीं है। इतना नकम्मा सरकार हो गया वो, है ना जी। अब उस जमाने की बात कर रहे हैं हम। किस जमाने की? जब 4000 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, 4000 साल पहले तो कोई सरकार नहीं था, तब जाके इतना अच्छा अच्छा व्यवहार मिला था बाबू। वहां पे कोई राजा नहीं हुआ था। अब आते हैं सार्वजनिक स्नानघर। सार्वजनिक स्नानघर एक बहुत ही बड़ा स्नानघर मिला था। इसकी जो अगर लंबाई देखो, ये स्नानघर कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो पे मिला था। कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो। सबसे पहले उसको लिख देते हैं, कहाँ पे मिला था वो? लिखा हुआ है इसमें? नहीं लिखा हुआ है। ये कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो पे मिला था। मोहनजोदड़ो पे मिला था। इसकी अगर मैं लंबाई देखूं तो लंबाई है वो 12 मीटर। कितना है? लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 7 मीटर और गहराई है बाबू, गहराई है वो 2.4 मीटर। कितना है? 2.4 मीटर। यानी ये तुम्हारा स्नानघर दिख रहे हो 12 मीटर लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई और 2.4 मीटर क्या है वो? गहराई। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में कह रहा है। इतना बड़ा स्नानघर था। कितना बड़ा था? इतना बड़ा स्नानघर था। ये कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ी है। यहाँ पे इतना बड़ा जो स्नानघर है वो, इसका उपयोग किसमें हो रहा होता? इसके लिए बता रहा है कि इसका जो उपयोग होता था ये किसी पर्व में होता था, किसी त्योहार में इसका उपयोग होता था। चलिए, समझ में आया है ना। सार्वजनिक स्नानघर अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थे। स्नानघर नगर के प्रमुख भाग में बनाए जाते हैं ताकि सभी लोग इसका उपयोग कर सके। प्रमुख भाग जहाँ पे नगर हैं उसमें बनाए जाते हैं। इनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। जल रोधक बनाने के लिए उनमें बिटुमिन, चूने का प्रयोग किया गया था। इसमें जो है जल रोधक, ताकि जल जो है बाहर ना जाए, जल एक जगह पे टिका हुआ रहे, इसमें बिटुमिन और चूना का प्रयोग किया गया था। जानते हो विटामिन किससे मिलता है? विटामिन अभी के द्वारा में आज जो हम लोग पेट्रोलियम निकलते हैं तो पेट्रोलियम के सबसे गाढ़ा भाग जो होता है वो विटामिन होता है। तो उस जमाने में ये लोग विटामिन का इस्तेमाल करते थे और चूने का इस्तेमाल करके इसको जल रोधक बना के रखते थे। और जल जो यहाँ पे आ गया इसके द्वारा यहाँ पे देखो ऐसा जल यहाँ से निकल के फिर बाहर भी आ जाता था। इतना सिस्टमेटिक करते थे। स्नान घर में आयताकार जल कुंड होता था जिसमें सीढ़ियों द्वारा प्रवेश किए जाते थे। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था था, वो जल निकासी के उत्तम व्यवस्था थी। अब आते हैं ईंटों के बारे में। बाबू भाई, जब तुम्हारा इतना बड़े शहर बना था तो शहर किस चीज का बना था? ईंट का बना था ना। ईंट कितने बड़ी थी? ईंट जो है बाबू, इसकी अगर तुम लंबाई देखोगे तो 4 मीटर, इसकी अगर तुम चौड़ाई देखोगे तो 2 मीटर, इसकी अगर तुम मोटाई देखोगे तो 1 मीटर। यानी इसके अनुपात में 4:2:1 अनुपात में ईंट मिले थी। कहाँ पे? ईंटें। ईंटें किस प्रकार से होती थी? देखो, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटें मिले थे। पक्की ईंटें व्यापक रूप में उपयोग किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में आकार समान होते थे। ईंटों का आकार क्या होते थे? समान होते थे। ईंटों का अनुपात 4:2:1 होता था। मिट्टी में गूंद कर उसे अच्छी तरीके से पीस कर, जैसे आज हम लोग ईंटा बनाते हैं उस तरीके से वहां पे ईंटें बनाए जाते थे। बाबू, इनका उपयोग मकानों, स्नानघरों, कुओं, नलियों तथा इसमें निर्माण में किया जाता था। एक समान आकार की ईंटों के प्रयोग से निर्माण कार्य मजबूत, टिकाऊ और व्यवस्थित होते थे। इसलिए एक समान ही ईंटें बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि कोई ईंटें बड़े और कोई ईंटें छोटे बनाए जाते थे। समझ रहे हो मेरी बात? पढ़ेंगे। अब आते हैं मनके। किसमें आते हैं बाबू? मनके। मनके का मतलब क्या होते हैं? पहनने वाली चीज, सजने संवरने वाली चीज। किस किस चीज की बनी होती थी ये बाबू? तुम्हारे सोने की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सोने की बनी होती थी।
इसमें तुम्हारा कॉर्निलियन की बनी होती थी, फैंस की बनी होती थी, आखेट की बनी होती थी, शंख की बनी होती थी, तांबे सोने की बनी होती थी। कई जगह पे तुम्हारा लिखा हुआ है ये लकड़ी की भी बनी होती थी, ये तुम्हारा पत्थर की भी बनी होती थी, है ना जी। जो गरीब लोग रहते थे किसके बनाते थे? पत्थर की बनाते थे। जो गरीब लोग रहते थे किसकी बनाते थे? लकड़ी की बना लेते थे। और जो अमीर होते थे वो किसकी बनाते थे बाबू? वो सोने के बनाते थे। किसके बनाते थे? सोने के बनाते थे, मोती के बनाते थे। इस तरीके तुम्हारा मन का इस्तेमाल होता था, नहीं समझे? क्योंकि उस जमाने में सजने संवरने का शौक होता था, इसलिए लोग सजते थे। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा इसमें समय भी मोती बनाने की जो तकनीक होती है वो समय में क्या थी? विकसित थी। इसलिए मोती के क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं। मोती के क्या मिले हैं? आभूषण मिले हैं। याद रहेगा? चलो अब आते हैं मोहरे। किसमें मोहरे क्या मिले थे? मोहरा का मतलब होता है पहचान। मोहरा का मतलब क्या होता है? वो पहचान। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरा का इस्तेमाल किस लिए करते थे? व्यापार के लिए करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरा का इस्तेमाल किस लिए करते थे? अपने सामान जिसको भेज रहे हैं उसी का है कि नहीं है इस चीज को चेक करने के लिए मोहर लगा के भेजते थे, कि अगर कोई इस सामान में छेड़खानी करेगा तो मोहरे के द्वारा पता चल जाएगा कि मोहर टूट गया है बाबू। इसलिए मोहरे मिले थे। इस मोहरे पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हो कि ये समझ रहे हो? और सबके अलग अलग मोहरे मिले थे। किसी का एक सिंग वाला मिलने के लिए मिला था, बैल मिला था, किसी का हाथी मिला था, किसी का कुछ मिला था। हमारी सभ्यता में मोहरा का व्यापक उपयोग होता था। ये प्राय स्टिटाइट तल्क पत्थर से बनी होती थी। किसकी होती थी? तल्क पत्थर से बनी होती थी। और इन पर जानवरों के प्रतीक तथा लिपि के चिन्ह उकेरे जाते थे। जानवरों के प्रतीक होते थे और लिपि के चिन्ह उकेरे जाते थे। हड़प्पा लिपि तुम लोग पढ़े हो? हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया वो। मोहरा का उपयोग व्यापार, पहचान, स्वामित्व और चिन्हित करने के लिए वस्तु की छाप के लिए इस्तेमाल करते थे। वस्तु पर छाप लगाने के लिए किया जाता था। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक झोला में कोई भी चीज पैक करके मेरा किसी दोस्त को भेज रहा हूँ, तो दोस्त को जब मैं यहाँ से भेज रहा हूँ मेरे दोस्त तो नहीं आएंगे लेने के लिए, किसी को दे के भेजूंगा। जब मैं किसी को दे के भेजूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा काला लगा के इसमें मोहर लगा दूंगा। अगर मेरे इस चीज को कहीं रास्ते में जाकर कोई छेड़खानी करेगा तो मोहर क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा बदल जाएंगे और मेरे दोस्त को मालूम चल जाएगा कि इस रास्ते में कोई सा छेड़खानी किया गया है। तो ये जो तुम्हारा पहचान के लिए होता था, स्वामित्व के लिए होता था, वो मोहर का इस्तेमाल आज होता है। इसमें जो मिली थी यहाँ पे देखो मातृ देवी की मूर्ति के द्वारा मोहरे मिली थी। यहाँ पे एक सिंग वाले बैल के भी मोहरे मिले थे बाबू, और इसके ऊपर में ऐसे मोहर में लिपि लिखे हुए थे। इस तरीके के मोहरे मिलते थे। इस तरीके के मोहरे अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, अगर बाई चांस पूछ लेगा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का इस्तेमाल क्यों होता था, तुमको फौरन बता देना है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार के लिए होते थे, पहचान के लिए होते थे, स्वामित्व के लिए होते थे बाबू। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे में किसी जानवर के चित्र होते थे, हड़प्पा लिपि में लिखे हुए होते थे। अब आते हैं हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि कितने अक्षरों के थे? 375 से 400 अक्षरों का ये हड़प्पा लिपि है। कितने? क्या बेबू? हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं तरफ लिखे जाते थे, दाएं से बाएं तरफ लिखे जाते थे, यानी उल्टे करके लिखे जाते थे बाबू। अब तुम लोग देखो कि मैं हिंदी बाएं से दाएं तरफ लिख रहा हूं, ये दाएं से बाएं तरफ, यहाँ पे से कौन लिखेगा? दाएं से बाएं तरफ लिखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी उसको आज तक नहीं पढ़ पाया वो, उसको नहीं पढ़ा जा सका है, अभी भी वो रहस्य में आई है, अभी भी उसको नहीं पढ़ पाया है। हड़प्पा सभ्यता में जो मूल चिन्ह है, हड़प्पा सभ्यता में मूल चिन्ह कितने हैं बाबू? हड़प्पा सभ्यता के मूल चिन्ह अगर तुम देखोगे, हड़प्पा सभ्यता के मूल चिन्ह कितने थे? 64 मूल चिन्ह थे। कितने थे बाबू? 64 थे। मूल चिन्ह अलग होते हैं, अक्षर अलग होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अगर लिपि देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे थी? तो भाव चित्रात्मक थे। कैसे थे? भाव चित्रात्मक। याद रहेगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थे। भाव चित्रात्मक मतलब उसमें भावना व्यक्त किए जाते थे। क्या किए जाते थे? भावना। यानी अगर किसी मछली के बारे में बताएगा तो मछली का चित्र बना के पेश कर दिया जाएगा। इसीलिए आज तक तो उस चीज की भावना को कोई पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि इस तरीके से उसकी लिपि लिखा जाता था। यहाँ पे उसकी लिपि है बाबू, ये सब उसकी क्या है? लिपि है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि ऐसा विशेषता रखती थी। अब आते हैं इसके अंतिम में कि सामाजिक जीवन। यहाँ पे देखो हमने सारा चीज कवर कर दिया बाबू, बचा है तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता का जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता के जीवन के बारे में देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के जीवन कैसा था? मात्र सत्यात्मक। क्या था वो? मात्र सत्यात्मक जीवन था।
थे, कैसे थे? अच्छे थे। इसकी महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि इसमें महिलाओं की बहुत सारे मूर्तियां मिली हैं। यहाँ पे देखो, ये माता देवी की मूर्ति है, यहाँ पे ये डांसिंग ये है ना, ये सब मूर्तियां मिली थी। इस मूर्ति से पता चलता है कि यहाँ पे कभी भी पर्दा प्रथा की व्यवस्था नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, कि कोई भी औरत के ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकता था कि तुमको पर्दा प्रथा करना पड़ेगा, तुम्हें ओढ़नी अपने ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। वो सब कोई अपनी जिंदगी मौज मस्ती के साथ जीते थे, ठीक है। इसमें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। जब महिलाओं की पूजा किया जाता है तो उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में पता कर सकते हो कि वहां की महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी रही होगी। अब आते हैं सामाजिक संगठन। व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सामाजिक में व्यवसाय के आधार पर, बिजनेस के आधार पर, व्यापार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया समाज को। कितने भागों में? सबसे पहले विद्यमान वर्ग। विद्यमान वर्ग में कौन आएगा? ज्योतिष आएगा। कौन आएगा? ज्योतिष आएगा। बहुत बड़े बड़े लोग, व्यापारी आएंगे, बहुत बड़े बड़े क्या आएंगे? तुम्हारे बाबू ज्योतिष लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े क्या आएंगे? जाने क्या आएंगे? ये सब लोग आएंगे, व्यापार लोग आएंगे। योद्धा वर्ग, योद्धा वर्ग उसे कहते हैं जो लड़ने का काम करेगा। किसने क्या काम करेगा? वो लड़ने का काम करेगा, है ना। व्यापारी वर्ग जो बिजनेस का काम करेगा, जो तुम्हारा कोई भी सामान बेचने और खरीदने का काम करेगा, जो तुम्हारा व्यापार वर्ग रहते हैं, तो व्यापार वर्ग को अलग रखा गया। श्रमिक वर्ग, मजदूर, श्रमिक वर्ग को क्या कहते हैं? मजदूरी करेगा। ये क्या करेगा? मजदूरी करेगा। वो ये गरीब होंगे, जैसे तुम लोग हो, मैं हूं, सब कहाँ पे रहेगा? मजदूरी पे रहेंगे, श्रमिक वर्ग पे रहेंगे। जीवन शैली कैसी थी इसकी? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन ये लोग क्या करते थे? आर्थिक जीवन पे बाबू, आर्थिक जीवन पे ये लोग क्या करते थे? आर्थिक जीवन पे ये लोग व्यापार करते थे। आर्थिक जीवन पे ये लोग पशुपालन करते थे। आर्थिक जीवन पे ये लोग क्या करते थे? हैं? कृषि करते थे। कृषि पे धान, चना, जौ, मटर ये सब उगाए जाते थे। पशु में गाय, भैंस, बकरी, सुअर, बैल ये सब का इस्तेमाल किया करते थे। ये तुम्हारा आर्थिक जीवन हो जाएगा। सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन भी ये लोग मिलजुल के रहा करते थे बाबू। सामाजिक जीवन ये लोग कभी अच्छा था। अब आते हैं तुम्हारे अगले में कि धार्मिक जीवन इसका कैसा था? बाबू इसका धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा था? पूजा पद्धति लौकिक जीवन पर आधारित थी। यानी धार्मिक जीवन पे ये लोग क्या करते थे? लौकिक जीवन पर आधारित थे। ये लोग जो है अलौकिक नहीं थे। वो एक होता है, देखो धार्मिक चीज में क्या होता है कि 2 चीज होते हैं। कितने होती हैं? 2 होती हैं। 2 चीज में 2 अंतर होते हैं बाबू। ये होते हैं, एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। क्या होते हैं? अलौकिक। अलौकिक में मतलब ये होता है कि जैसे भगवान के पास कोई जाके प्रार्थना करता है, ये भगवान, जैसे पुराने जमाने के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर वो प्रार्थना करते हैं, फिर अपने इबादत करते हैं, तो ये मांगते हैं कि कल जो हमको स्वर्ग दे दे, जन्नत दे दे, ये सब चीज का मांगते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलौकिक। यानी इस दुनिया के बारे में नहीं, वो पता नहीं किस दुनिया के बारे में बात करते हैं, वो इस दुनिया के बारे में बात नहीं करते हैं, अगली दुनिया पे मानते हैं, स्वर्ग में मानते हैं, चाहमत के दिन पे मानते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। लौकिक किसे कहते हैं? लौकिक तुम लोग हो गया गधा। लौकिक का मतलब तुम लोग प्रार्थना करते हो, हे अल्लाह, हे भगवान, हे राम, हमको जो है एग्जाम पास करा दे। कई लोग तो ये मानते हैं कि भगवान हमें एक अच्छी सी बीवी दे दे। अभी के जमाने में बताओ, गधाओ कहेंगे? सही से, है ना। ये क्या कहलाता है? लौकिक कहलाता है। यानी इस दुनिया पे कोई भी चीज अगर मानोगे तो वो लोग क्या कहलाएंगे? लौकिक कहलाएंगे। तो तुम बताओ कि हड़प्पा के लोग शादी करना चाहते थे? नहीं, हड़प्पा के लोग पुत्र चाहते थे कि ये भगवान हमारा पुत्र दे दे, हमें कोई बच्चा दे दे, यार ये भगवान हमें जो है हमारे व्यापारी में वृद्धि कर, हमारे व्यापारी में वृद्धि कर। हड़प्पा सभ्यता के लोग कहते थे कि हमारे कृषि में वृद्धि करो। इस तरीके से वो लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही तो मानो बोली, है ना। पूजा 3 प्रकार से होती थी। कितने प्रकार से होती थी बाबू? पूजा इसकी 3 प्रकार से होती थी। एक होती थी मानव पूजा। किसकी होती थी? मानव पूजा। मानव पूजा किसे कहते हैं? जैसे मातृ देवी की पूजा, ये देखो उसकी मूर्ति है, मातृ देवी की मूर्ति, एक मानव पूजा हो गया। दूसरा होता था पशु पूजा। दूसरा होता था पशु पूजा। पशु पूजा में एक सिंह वाला बैल, क्या होता था बाबू? एक सिंह वाला बैल, एक सिंह वाला बैल होते थे। यहाँ पे देखो इसका एक सिंह वाला बैल है। इसका नाम क्या है? मातृ देवी। क्या है? मातृ देवी की मूर्ति है ये। मानव पूजा भी होता था। वृक्ष पूजा भी होता था। क्या होते थे? वृक्ष पूजा भी होते थे। वृक्ष में तुम्हारा नीम के, बरगद, नीम की पूजा होती थी। वृक्ष में तुम्हारे बरगद की भी पूजा होती है। बरगद
के पेड़ की पूजा होती थी। तो दो प्रकार के वृक्ष के पूजा होती थी, याद रहेगा आप लोग को। यहाँ पे तुम्हारा मानव पूजा में मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ पे तुम्हारा पशु पूजा में एक सिंग वाले बैल का पूजा होता था। यहाँ पे वृक्ष पूजा में तुम्हारा नीम के पेड़ की पूजा होती थी, और यहाँ पे तुम्हारा बरगद के वृक्ष की पेड़ पूजा होती थी। चलिए बढ़ते हैं आप आगे। कृतकुंभ के साक्ष्य देखो, इसके भी साक्ष्य मिले हैं, यानी अग्नि के साक्ष्य मिले हैं बाबू। हड़प्पा सभ्यता से किसकी साक्ष्य मिले हैं? अग्नि के साक्ष्य मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अग्नि से परिचित थे। वो लोग यज्ञ भी करते थे। क्या करते थे? यज्ञ करते थे। क्या करते थे बाबू? वो लोग यज्ञ भी करते थे। अब हम इससे भी परिचित है, वास्तविक चिन्ह के साक्ष्य। ये जो तुम्हारे साक्ष्य है, इससे हड़प्पा सभ्यता के लोग लाभ और हानि के चिन्ह को व्यवस्थित करते थे। इससे क्या करते थे? लाभ और हानि दिखाते थे। किसके? ये चिन्ह दिखा के। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतक संस्कार किस तरीके से करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग बाबू मृतक संस्कार 3 प्रकार से करते थे। कितने प्रकार से करते थे? 3 प्रकार से। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तुमको थोड़ा सा नजर नहीं आएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग 3 प्रकार से मृतक संस्कार करते थे। नंबर एक पूर्व समाधान। पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान का मतलब होता है बाबू कि अगर कोई इंसान मर गया तो मरने के बाद उसको लेके आते हैं, आने के बाद जमीन थोड़ा सा खोद लेते हैं, खोदने के बाद उसके अंदर डाल के पूरा ही कर देते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण समाधान कहते हैं। एक होता है आंशिक समाधान। क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, आंशिक समाधान। आंशिक समाधान किसे कहते हैं? पहले तो कोई इंसान मरा, मरने के बाद उसे जंगल पे जाके छोड़ के आ गए, और जंगल पे जाके जब भी उसकी चीज सारे चीज खा के बिखर जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे, फिर उसके हड्डी को लेके आएंगे और आने के बाद किसी जमीन को खोदेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। उसे क्या कहते हैं? आंशिक समाधान कहते हैं। दूसरे में आते हैं दाह संस्कार। क्या आते हैं बाबू? दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब होता है कोई मरा, मरने के बाद उसे डायरेक्ट जला दिए, उसे क्या कहते हैं? दाह संस्कार कहते हैं। जैसे अभी हिंदू धर्म में होता है। किसमें होता है? हिंदू धर्म में होता है। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। चलिए बढ़ते हैं लास्ट ऑप्शन में कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का वो आर्थिक जीवन में तुम ये कह सकते हो कि व्यापारी करते थे लोग। क्या करते थे? व्यापारी करते थे। व्यापारी में किस चीज का व्यापारी करते थे? सबसे पहले सूती वस्त्र मिले थे। उसमें क्या मिले थे? सूती वस्त्र मिले थे। इसका मतलब बता सकते हो कि वहां पे सूती वस्त्र का व्यापारी होता था। दूसरा चीज क्या मिला था इसमें? इसमें मोती बनाने की कला थी। इसका मतलब क्या हुआ था कि मोती का भी व्यापार होता था। तीसरी चीज इसमें क्या मिली थी बाबू? इसमें क्या मिली थी? मोहरे मिली थी। क्या मिली थी? मोहरे मिली थी। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे कृषि भी होती थी। क्या होती थी? यहाँ पे क्या होती थी बाबू? कृषि होती थी। कृषि में तुम्हारा क्या क्या होता था? कृषि में क्या होता था? धान होता था, गेहूं होता था, चावल के भी स्रोत मिले हैं, बाजरा भी मिले हैं। वो क्या मिले हैं? बाजरा भी मिले हैं। और क्या मिले हैं? चना भी मिले हैं बाबू, है ना। तिल भी मिले हैं। अब आते हैं तुम्हारा पशुपालन में। किसमें आते हैं? पशुपालन भी होते थे। क्या होते थे? पशुपालन भी होते थे। पशुपालन में हम लोग क्या पालते थे बाबू? गाय, बैल, भैंस, लिख लीजिएगा सारा चीज। बकरी, क्या मिले थे? बकरी, सुअर, ये सारा चीज मिले थे, समझे, पशुपालन में। इससे मालूम कर सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन व्यापारी करते थे, कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे। ये इसके क्या थे? आर्थिक जीवन थे। लास्ट में आते हैं बाबू हड़प्पा सभ्यता का पतन। लास्ट में आ गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता जब इतना विकसित थे तो अचानक कहाँ चला गया, कहाँ खत्म हो गया भाई एक बार में। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताओ। आर्य का आक्रमण। कई इतिहासकार लोग मानते हैं, कई बड़े बड़े लोग ये मानते हैं कि आर्य के लोग आए, आने के बाद यहाँ पे आक्रमण किया और पूरा हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया? समाप्त हो गया बाबू। किसके कारण? आर्य के कारण। तुम्हें लिख सकते हो ना। अब आते हैं बाढ़। कई इतिहासकारों का मानना है कि बहुत ज्यादा तेजी से बाढ़ आया, आने के बाद हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया? बाढ़ के कारण नीचे दब के खत्म हो गया बाबू। इसके कारण भी मान सकते हो, इसका भी मान लो। दूसरा कारण आता है जलवायु परिवर्तन, कि हड़प्पा सभ्यता बहुत दिन से चला था, बहुत दिन से जब तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता चला था उसमें क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन आया होगा, गर्मी बहुत तेजी से बढ़ गया होगा, बहुत ही ज्यादा तेजी से
ठंडी आ गया होगा, तब जाकर तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। तीसरे नंबर पर आते हैं महामारी। महामारी में तुम्हारा क्या आ सकता है, महामारी में कई लोग मानते हैं कि मलेरिया आ गया है, बहुत बड़ी कोरोना वायरस जैसा बीमारी आ गया है, तब जाकर तुम्हारा ये हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ है, खत्म हो गया है। इस तरीके से खत्म होने के बाद करता है। दूसरी बात हम यहाँ कहेंगे भूकंप, किसके द्वारा आया था। कई इतिहासकारों का मानना है, ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक भूकंप के कारण खत्म हुआ है। तो आप किसे मानते हैं, इतनी सारी चीज, लेकिन मैं जितनी भी सारे चीज बोला हूं इसमें क्या बताया हूं कि हड़प्पा सभ्यता के इतिहासकारों ने माना है, लेकिन मैं ये प्रूफ के साथ नहीं बता सकता हूं कि इसी के कारण ये खत्म हुआ है। तो तुम्हें भी ऐसे बता देना है कि हड़प्पा सभ्यता आज भी रहस्यमय पतन है, इसके बारे में आज तक किसी ने सही जानकारी नहीं जुटा पाया है। क्यों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में लिखा है तो हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे बताएंगे, इसलिए ये सब चीज क्या है, रहस्यमय है। तो ऐसा करके लिख दोगे ना, बस इतना तक ही है। कैसा लगा क्लास, और कितना घंटा चला, बहुत ही कम चला है ना जी, बताइएगा कैसा लगा मेरा क्लास। आज के जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसको पढ़ने में अगर मजा आया तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगली अगर वीडियो चाहते हैं आप इसके बाद वाला चैप्टर, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, उसके बारे में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।